आधार आदाब अभिनंदन आभार। मैं आर्यन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं कौन बनेगा आईआईटीएन के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम और आप मिलकर खेल रहे थे कौन बनेगा आईआईटीएन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रश्नों का हम चिंतन कर रहे थे और इसमें पहला पड़ाव जो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इनके 18 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। बड़े ही शानदार तरीके से आप खेल रहे थे। तो 19वें प्रश्न की ओर, पहले पड़ाव का जो 19वां प्रश्न है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 molar NaCl and 1 molar HCl are present in an aqueous solution. The solution is, and your options are: option A, not a buffer solution and with pH less than 7; option B, not a buffer solution with pH greater than 7; या option C, a buffer solution with pH less than 7; या option D, a buffer solution with pH greater than 7। स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया। तो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है, थोड़ा सा मोटा हो गया, हम पतला वाला ले लेते हैं। 1 मोलर NaCl है हमारे पास और 1 मोलर HCl है एक सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? पहली बात तो बफर होगा नहीं बने, बफर बनेगा कि नहीं बनेगा, और दूसरा उसका पीएच क्या होगा। ठीक, तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी बफर सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलरली एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है, वो कैसे बनता है? वीक एसिड होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कॉन्जुगेट आयन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक एक्वस सोल्यूशन बनना चाहिए और ये जो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए ये कंपेरेबल अमाउंट्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा है और दूसरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। आपका वीक एसिड और कॉन्जुगेट दोनों ही कंपेरेबल अमाउंट्स में होने चाहिए और एक्वस सोल्यूशन उनका होना चाहिए, तब अब ये एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, NaCl है, HCl है, एक्वस सोल्यूशन क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक बात है। लेकिन HCl तो कैसा एसिड है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड तो नहीं है। NaCl तो हमारा क्या है? सॉल्ट है, किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। लेकिन HCl कैसा एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो होना ही नहीं चाहिए, हमें तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, NaCl और HCl में कोई रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है जो कि फर्दर कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट का पेयर बन जाए। तो ना तो कोई रिएक्शन होगी, और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो ये जो दो प्रेजेंट सब्सटेंसेस हैं ये बफर तो बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी बफर बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो बफर तो होगा नहीं। ये बात तो अपने को क्लियर हो गई। अब दूसरा, इसकी पीएच क्या हो गई भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक पीएच होगी, यानी कि इसका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो पीएच 1, 2 इस तरीके की रेंज की होती है। अच्छा, अब अपना क्या है? NaCl है। NaCl सॉल्ट है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो NaCl तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बेसिकली पानी की तरह काम करेगा, यानी कि डायरेक्टली पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा, खुद तो न्यूट्रल बना रहेगा, लेकिन अपना वॉल्यूम अगर बढ़ाने पे, अगर आपने कहीं पे भी पानी डाल दिया तो उसकी पीएच क्या कर जाती है? उसकी पीएच ज़रूर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज आपका 10 के पावर -2 मोलर HCl था, 10 के पावर -2 मोलर HCl था, आपने उसमें पानी डाल दिया, आपने उसमें 100 लीटर पानी डाल दिया, तो अब कितने मोलर HCl हो गया? अब आपके पास हो गया 10 के पावर -4 मोलर HCl। तो पीएच आपकी 2 से कहाँ पे पहुँच गई? 4 तक पहुँच गई, यानी कि पीएच उसकी बढ़ गई। तो वाटर ने क्या, अपने आप में तो न्यूट्रल था, डायरेक्टली तो पीएच को अफेक्ट नहीं करा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से उसने पीएच को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। सेम काम वही NaCl करेगा। अच्छा, तो अब NaCl तो अपने आप में न्यूट्रल बना हुआ है, तो HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें नेचर किसका शो होगा? आपका एसिडिक नेचर ही सोल्यूशन शो करेगा। ऐसी बात है कि HCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो HCl के एक्वस सोल्यूशन में कैसा नेचर शो करेगा? सोल्यूशन आपका एसिडिक नेचर ही शो करेगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच आपका 7 से कम होगा। तो सेम इसी केस में भी आपका पीएच आपका 7 से कम ही आएगा। तो पीएच आपका 7 से कम होगा और बफर सोल्यूशन नहीं होगा। NaCl अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो पानी की तरह ही एक्ट करेगा। तो HCl का एक्वस सोल्यूशन है तो उसका सिंपली पीएच आपका 7 से कम ही होगा और बफर तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी बफर बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अच्छा, अब बफर के बारे में हमें थोड़ी बात जानकारी और होनी चाहिए कि बफर सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक सिंपल बफर हो सकता है, एक मिक्स्ड बफर हो सकते हैं। सिंपल बफर होते हैं जैसे वीक एसिड, वीक बेस के सॉल्ट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे अमोनियम एसीटेट।
मिक्स बफर हमारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, साथ में उसका कॉन्जुगेट होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका एक्वस सोल्यूशन होगा और ये कंपेरेबल अमाउंट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका हो सकता है वीक एसिड हो या वीक बेस हो, और जो भी कॉन्जुगेट आयन आएगा वो हमेशा सॉल्ट से आएगा। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट हो, या फिर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट प्रेजेंट हो इन कंपेरेबल अमाउंट्स, तो ये आपका मिक्स बफर सोल्यूशन कहलाते हैं। तो मिक्स बफर सोल्यूशन में दो आ जाते हैं बेसिकली, एक एसिडिक बफर सोल्यूशन, एक बेसिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए, और बेसिक बफर सोल्यूशन में वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए, कंपेरेबल अमाउंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसी सॉल्ट से ही ऑब्टेंड होगा, और किस टाइप के सॉल्ट से ऑब्टेंड होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का जो सॉल्ट होगा उससे हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा। सिमिलरली जो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड जिससे ऑब्टेन होगा वो भी किसी सॉल्ट से होगा, लेकिन किस सॉल्ट से ऑब्टेन होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट, यानी कि हम इसको ऐसे बेहतर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट होगा वहाँ से ये ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस वीक बेस, क्योंकि वीक बेस का कॉन्जुगेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट से ऑब्टेन होगा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि वीक बेस का कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट हमेशा वीक होता है, बेसिक सी बात है। तो वीक का अगर आपको कॉन्जुगेट चाहिए तो जो कॉन्जुगेट का जो नेचर है, कॉन्जुगेट का नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक टाइप का सॉल्ट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस्ड का सॉल्ट होना चाहिए, तभी हमारा उससे हमारा एक कॉन्जुगेट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन बेसिक बफर सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो वीक एसिड हमारा कौन सा है, एसिटिक एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट हमारा कौन सा है, एसीटेट आयन है, CH3COO-। तो ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ हमारा, हमारा अगर हम इस सॉल्ट की बात करें तो किस सॉल्ट से ऑब्टेन हुआ है, CH3COO, और एक किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड टाइप का सॉल्ट है, यानी कि वीक एसिड WSB टाइप का सॉल्ट है। तो क्योंकि कॉन्जुगेट बेस इसका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये वाला जो है ये वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए तो ये तभी पॉसिबल है जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट से आप कॉन्जुगेट को ऑब्टेन करें। ठीक है, सिमिलरली NH4OH कैसा है, वीक बेस है, इसका कॉन्जुगेट NH4+, ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, NH4Cl से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। सिमिलरली HCN+CN- HCN वीक एसिड, अगेन इसका कॉन्जुगेट, तो वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट एसिडिक बफर सोल्यूशन। RNH2 एक अमीन हो गया, प्लस इट्स कॉन्जुगेट RNH3+, यानी कि वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट, अगेन आपका बेसिक बफर सोल्यूशन कहलाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि चाहे नाम से मतलब नहीं है इसमें कि एसिडिक बफर सोल्यूशन है, बेसिक बफर सोल्यूशन है, इनका pH कुछ भी हो सकता है, यानी कि एसिडिक बफर सोल्यूशन का pH ज़रूरी नहीं कि 7 से कम ही होगा या 7 से ज़्यादा ही होगा या 7 होगा, आपका कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ नाम से नहीं देखना है कि एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो इसका pH 7 से कम ही होगा। तो नेचर ऑफ अ मिक्स बफर सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स नेम, तो नाम में नहीं रखा है, जैसे कि शेक्सपियर ने भी कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, तो बिल्कुल एसिडिक बफर सोल्यूशन बेसिक बफर सोल्यूशन के केस में नाम में कुछ नहीं रखा है, इनका नाम कुछ भी हो, एसिडिक बफर सोल्यूशन हो चाहे बेसिक बफर सोल्यूशन हो इनका, लेकिन pH कुछ भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 7 यानी कि न्यूट्रल pH भी पॉसिबल है, ऑब्वियसली एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये बफर सोल्यूशंस थे, सिंपल बफर सोल्यूशन और मिक्स बफर सोल्यूशन। मिक्स बफर सोल्यूशन में दो थे, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बफर सोल्यूशन किस केस में बनेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द pKa ऑफ अ वीक एसिड HA is 4.5, the pOH of an aqueous buffered solution of HA in which 50% of the acid is ionized is, and your options are option A 4.5, option B 2.5, option C 9.5 या option D 7.0। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बन गया? तो देवी और सज्जनों, अगर आपने ऑप्शन ए पे ताला लगाया तो मान्यवर ये आपका उत्तर गलत हो जाता। अगर आपने ऑप्शन ए पे ताला लगाया तो आपका उत्तर गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, आपको बात समझ में आनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कैसे, अब इस बात को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि pKa दिया है वीक एसिड का, ठीक है भाई, हमारा एक बफर सोल्यूशन है, ठीक है, बफर सोल्यूशन है, वीक एसिड अगर एक बफर सोल्यूशन बनाएगा तो वीक एसिड
अपने कॉन्जुगेट के साथ बनाएगा, यानी कि एक एसिडिक बफर सोल्यूशन बनेगा। और जब भी आप बफर सोल्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हमेशा आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, हेंडरसन इक्वेशन लगाओगे। और हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। इसको ऐसे मत याद रखिएगा कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, क्योंकि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और कॉन्जुगेट की कंसेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सपोज आपका सॉल्ट है ऐसा HCOO के, सपोज ये है 0.1 मोलर, तो इस केस में तो ये तो सॉल्ट था, तो HCOO नेगेटिव यानी कि, और आपका वीक एसिड है सपोज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट था। तो कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इसमें, 0.1 मोलर ही होगी। जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी वही कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब सॉल्ट बदल दूँ, सपोज मैं ये कर दूँ कैल्शियम फॉर्मेट कर दूँ और अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो अब कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.2 मोलर। तो इस केस में आप अगर यहाँ पे ध्यान रखोगे कि पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो यहाँ पे 0.1 मोलर डाल दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर में यहाँ पे कंसेंट्रेशन कॉन्जुगेट की आती है ना कि सॉल्ट की, तो यहाँ पे आप 0.2 मोलर पुट करोगे इस केस में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50% एसिड आपका आयनाइज्ड है, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा है वो कितना है, 50%, यानी कि 0.5 है। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे आपका सी मोलर सपोज एच ए एक्वस प्रेजेंट था, ऑब्वियसली रिवर्सिबली टूटेगा एच प्लस एक्वस और ए माइनस एक्वस में, तो इक्विलिब्रियम पे क्या सी अल्फा अमाउंट क्या कंज्यूम कर जाएगा, और कंज्यूम अमाउंट पे हम क्या लगा देंगे, स्टोइक्योमेट्री लगा देंगे, एच आयन और ए माइनस सी अल्फा प्रोड्यूस हो जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एच ए वीक एसिड जो है उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना कहलाएगा, सी माइनस सी अल्फा कहलाएगा, ठीक। अब अल्फा 50% यानी कि 0.5 है, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो कि दे रखा है 50% यानी कि अल्फा 0.5 आ गया, तो अल्फा को 0.5 पुट कर दोगे, 0.5C इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी निकल के आ जाएगी। तो अब हेंडरसन इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो हेंडरसन इक्वेशन में हमें पीएच हमें निकालना है, पीके क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है एच ए का 4.5 प्लस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस है, ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.5C अपॉन में वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो कि 0.5C ही है, तो 0.5C अपॉन 0.5C ये क्या हो जाए कहलाएगा log 1, और log 1 कितना होता है 0 होता है, यानी कि अल्टीमेटली पीएच 4.5 आ गया और आप लोगों ने 4.5 ऑप्शन पे ताला लगा दिया, जो कि आपका उत्तर गलत हो गया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, POH पूछा है ना कि PH पूछा है। तो POH पूछा है तो 14 में से 4.5 को आप जब घटाओगे तब आपका आंसर आएगा POH का, यानी कि POH हो जाएगा 14 माइनस PH, यानी कि 14 माइनस 4.5, यानी कि योर राइट आंसर इज 9.5। तो अगर देवी और सज्जनों आपने ऑप्शन सी पे ताला लगाया था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज Y मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, एंड योर ऑप्शंस आर A 6y square, B 64y raised to the power 4, C 36y raised to the power 5, या ऑप्शन D 108y raised to the power 5। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हो गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी A2X3 की हमें दी हुई है y मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक। मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब है मोल पर लीटर या फिर मोलर, एक ही बात है, ठीक। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही होता है, यानी कि मोल पर लीटर हमें दिया है या फिर मोलैरिटी हमें दी हुई है, मोलैरिटी के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ठीक है। हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, KSP पूछ रहा है। तो A2X3 आपका क्या रिवर्सिबली टूटेगा ट्वाइस ऑफ A3 प्लस एक्वस, और 3 थ्राइस एक्स माइनस एक्वस में टूटेगा, यानी कि दो A3 प्लस मिलेंगे और 3x माइनस मिलेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे, KSP बोल देंगे। इनिशियली C मोलर ये था, नहीं था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C में से जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी क्या दी है y मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया, यानी कि C में से y टूटेगी और ये क्या होगा 2y और 3y ये बनेंगे,
ठीक है। तो जितना सॉल्यूबल होगा उस पर आप स्टोइक्योमेट्री लगाओगे, तो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में स्टोइक्योमेट्री यहाँ पे लगेगी। तो सी में से ये y सॉल्यूबल हुआ, y सॉल्यूबल हुआ, तो जो चीज़ सॉल्यूबल हुई और एक बार सॉल्यूबल, जो चीज़ सॉल्यूबल हो गई वो फिर कंप्लीट डिसोसिएट करेगी। क्यों कंप्लीट डिसोसिएशन आप कंसिडर करोगे? जो पोर्शन एक बार देखो सॉल्यूबल हो गया उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हम इसलिए कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले लेक्चर में पढ़ाई जाती है कि ऑल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि भाई वो पूरे घुलने तो चाहिए, जो पोर्शन घुलेगा वो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा ना, जो घुलेगा ही नहीं सही वो कंप्लीट डिसोसिएट क्या करेगा? ठीक, तो बात समझ में आ गई। तो सी तो मोलर था, तो सी मोलर पूरा कंप्लीट डिसोसिएट क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि घुल वाई रहा है, तो जो वाई घुलेगा उस पर पूरी स्टोइक्योमेट्री लगेगी, वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा। अगर ये वाई घुला तो ये 2y बनेगा, ये 3y बनेगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। अब KSP क्या होगा? इक्विलिब्रियम टाइम पे डिफाइंड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ A3 प्लस एक्वस एट इक्विलिब्रियम इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ x माइनस एक्वस एट इक्विलिब्रियम, और इसका रेज़ टू द पावर में आप 3 डाल दोगे क्योंकि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। सिंपल सी बात है। Okay, I found this on the web for raised to the power 3. Check it out. अब बात आती है कि A3 प्लस एक्वस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे कितनी है? आपकी 2y है, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका? कंसेंट्रेशन ऑफ x माइनस एक्वस जो कि कितनी है? 3y, और इसके रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 3 है। अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से KSP कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3 का क्यूब जो कि होता है 27 और इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 27 इंटू 4 होता है 108, और y रेज़ टू द पावर आपका आ जाएगा 5, यानी कि 108y की पावर 5, यानी कि ऑप्शन डी पे अगर आपने ताला लगाया था तो देवी और सज्जनों आपका ये उत्तर एकदम सही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि इफ़ KSP फॉर HgSO4 इज 6.4 into 10 raised to power minus 5, then the solubility of this substance in mole per meter cube is, and your options are A 8 into 10 raised to power minus 3, B 6.4 into 10 raised to power minus 5, या is it C 8 into 10 raised to power minus 6, और is it option D none of these? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया? तो देवी और सज्जनों आपका उत्तर आया होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए पे अगर आपने ताला लगाया तो देवी और सज्जनों ध्यान रखिए ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उड़ गए तोते कि कैसे हो गया डी? अब बात समझिए ध्यान से, ठीक। ऐसे ही प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गलत कैसे होगा। छोटी सी चीज़ है जो कि आप ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वही चीज़ों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि KSP दिया था HgSO4 का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमसे पूछ रहा है इस सब्सटेंस की, लेकिन यूनिट क्या दिए रखी है उसने जिस यूनिट में पूछ रहा है मोल पर मीटर क्यूब में पूछ रहा है। हमारी जो सॉल्युबिलिटी आती है वो किस में आती है? मोलैरिटी में आती है, यानी कि मोल पर लीटर में आती है। तो हमें मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपने नहीं किया। बाकी प्रश्न एकदम आसान था, सरल था। तो HgSO4 अगर हम बात करें, HgSO4 एक्वस आपका रिवर्सिबली टूटेगा Hg2 प्लस एक्वस और सल्फेट एक्वस में, ठीक है। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP बोल देंगे। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे C था या नहीं था। अगेन T इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो C में से S टूटेगा और जितना सॉल्यूबल होगा उस पर आपकी कंप्लीट आप स्टोइक्योमेट्री लगा दोगे, क्योंकि जितना सॉल्यूबल होगा वो कंप्लीट डिसोसिएशन उसका हो जाएगा। जो पोर्शन सॉल्ट सॉल्यूबल होगा उसका कंप्लीट डिसोसिएशन आप कंसिडर करोगे, क्योंकि सभी सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये S सॉल्यूबल हुआ है तो S आपका क्या Hg2 प्लस प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ सल्फेट आयन भी आपका S मोलर प्रोड्यूस हो जाएगा। KSP आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसके बराबर होगा? Hg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक। तो Hg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? S रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? S रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और KSP की वैल्यू में दी हुई है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सॉल्युबिलिटी आ जाएगी हमारी
मोल पर लीटर में, लेकिन 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो आपका जब सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी मोल पर मीटर क्यूब में? 8 मोल पर मीटर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि आप 1 लीटर को क्या लिख दोगे? 10⁻³ मीटर क्यूब लिख दोगे, और 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी 8 मोल पर मीटर क्यूब बचेगी, जो कि हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो छोटी सी दिक्कत थी, यूनिट्स की दिक्कत हम लोग कर देते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में खास तौर पे पूछे जाते हैं, वे नीट के भी कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, या यूनिट कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम होती है, यूनिट कन्वर्जन एज अ सिली मिस्टेक आप नहीं करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत होने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को सेट कर लीजिए दिमाग में कि यूनिट कन्वर्जन का मैं हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखूँगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अलग यूनिट में दिया होता है डेटा, और आपसे आंसर में अलग यूनिट में डेटा पूछता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या यूनिट दी है, किस यूनिट में निकालना है, किस फॉर्मूले में कौन सी यूनिट में रखना है, सारी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 इन वाटर इज 1.0 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ऑप्शन ए 10⁻15, ऑप्शन बी 10⁻10, ऑप्शन सी 4 × 10⁻15, या इज इट ऑप्शन डी 4 × 10⁻10। तो वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को ट्राई कीजिए। हो गया। तो क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी एक ट्रिपल एस की, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है AB2 टाइप का, पानी में उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है? ट्रिपल एस है, जो कि AB2 टाइप का है, वाटर में लिया है, एक्वा सोल्यूशन लिया है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है। हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। AB2 टाइप का अगर सॉल्ट है तो एक्वा सोल्यूशन होगा, तो रिवर्सिबली टूटेगा A2 + एक्वस प्लस 2B - एक्वस। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP बोल देंगे। T = 0 पे इसका C मोलर होगा, या नहीं होगा? नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे C में से ये S सॉल्यूबल हो जाएगा, और जितना सॉल्यूबल होगा उस पर आप स्टोइक्योमेट्री लगा दोगे, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है सॉल्ट्स का, लेकिन जो अमाउंट सॉल्यूबल होता है उस पर कंप्लीट डिसोसिएशन हम मान सकते हैं। तो S अगर अमाउंट सॉल्यूबल हुआ तो S मोलर आपका A2 + एक्वस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी, और B - एक्वस की कंसेंट्रेशन हमारी 2S मोलर हो जाएगी। KSP की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड है, ये क्या होगा? A2+ की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम / में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय B - एक्वस की कंसेंट्रेशन अगेन एट इक्विलिब्रियम / में इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? S⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2S का होल स्क्वायर, यानी कि KSP कितना आ जाएगा? 4S³। S की वैल्यू आपको दी हुई है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसने 10⁻5 मोल पर लीटर दी हुई है, तो आपकी अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10⁻5 का क्यूब × 4, यानी कि 4 × 10⁻15 आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको निकालना था तो सिंपली 4S³ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, NCERT में भी गिवन है, नीट में भी पूछे जाते हैं, मेंस के आसान क्वेश्चन ये बनते हैं, तो नीट और मेंस में ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? ऑप्शन ए MnS, ऑप्शन बी ZnS, ऑप्शन सी Bi2S3, या इज इट ऑप्शन डी Ag3PO4। एंड KSP वैल्यूज आपको सभी की दी हुई है। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को ट्राई कीजिए। बन गया? नहीं बना? हो सकता है बन गया, हो सकता है नहीं बना। ध्यान आपको ये रखना है कि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के साथ कोरिलेशन है इसका, इस टॉपिक का। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप करते हो, कैटायन की एनालिसिस पढ़ते हो, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आयनिक का रोल आपका इनऑर्गेनिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। इवन बोर्ड्स में भी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पे आपको सॉल्ट एनालिसिस करनी पड़ती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th में, हालांकि आयनिक 11th में दिया है, लेकिन इसका यूज़ आपको 12th में भी आएगा, जेई में भी आएगा, नीट में भी आएगा, सब जगह कहीं भी बच नहीं सकते क्वालिटेटिव एनालिसिस से। खैर वो तो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। वापस आते हैं तो क्वेश्चन फिलहाल तो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी पानी में?
ठीक है, MNS का दिया है, MNS टाइप का सॉल्ट, MNS सॉल्ट दिया है, KSP दिया हुआ है, तो हम सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लें एक एक करके। तो MNS हमारा है तो कैसे टूटेगा, रिवर्सिबली टूटेगा, Mn2 प्लस एक्वस और H2 माइनस एक्वस, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP बोल देंगे। KSP अब इतना तो हम डायरेक्ट लिख ही सकते हैं कि अगर t इक्वल टू 0 पे C होगा, t इक्वल टू 0 पे अगर ये C होगा तो इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या C में से S टूटेगा, S बनेगा, S बनेगा तो KSP क्या हो जाएगा अल्टीमेटली S स्क्वायर हो जाएगा। तो S सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ KSP हो जाएगी। KSP की वैल्यू में दी हुई है 8 इंटू 10⁻−37। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻38। भाई कैसे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 8 इंटू 10 80 हो गया और 10⁻37 अपॉन 10 10⁻38 हो गया। ठीक है, तो 10⁻38 का स्क्वायर रूट 10⁻19। अब 80 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 80 का स्क्वायर रूट 8 पॉइंट समथिंग होगा, आप इतना ही मान लो 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻19। ठीक, आप जब सारे निकाल लोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पॉइंट में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अंतर आपको पड़ेगा नहीं। आप खाली 10 की पावर के डिफरेंस से ही पता कर लोगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की, कोई आपसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग थोड़ी है, आपको खाली फाइनल आंसर बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। ठीक, अगला टाइप का सॉल्ट दिया हमें ZnS में भी सिमिलरली KSP कैसा हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ KSP होगी। KSP की वैल्यू दी हुई है 7 इंटू 10⁻16, 10⁻16 का स्क्वायर रूट 10⁻8। 7 का स्क्वायर रूट वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स भी बता रखी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो करीब 2 और 3 के बीच में लाया करेगा इसका स्क्वायर रूट 7 का, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻8 होगा। हालांकि 2.64 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, 2.64 होता है वैसे तो, लेकिन आपका 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻8 होगा। तो आप इतना समझ सकते हो कि 10⁻19 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻19 और 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻8 में कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियसली ये भले ही 8 पॉइंट हो और ये 2 पॉइंट हो, लेकिन इसके आगे 10⁻19 है। तो 10⁻19 जब है तो ये सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। दूसरे की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें तो ज़्यादा सॉल्युबल बताना है, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब तक तो दोनों केसेस में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इस ऑप्शन की है, बी ऑप्शन की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास Bi2S3, थोड़ा अलग टाइप का सॉल्ट है। कैसे टूटेगा, 2 बिस्मथ 3 पॉजिटिव आयन प्लस 3 सल्फाइड आयन में टूटेगा। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगेन KSP बोल दोगे। इनिशियली इक्विलिब्रियम टाइम की बात करें सीधा, तो ये C में से S टूटेगा, ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा। तो आपका KSP क्या हो जाएगा, 3S का स्क्वायर, सॉरी 3S का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2S का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 27 इंटू 4, यानी कि 108 S⁻5। तो KSP आ जाएगा 108 S की पावर 5 आ जाएगा। तो 108 S की पावर 5 आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमारी आ जाएगी KSP, सॉल्युबिलिटी हमारी आ जाएगी KSP अपॉन 108 की रेज़ टू द पावर 1/5। अब KSP हमें कितना दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में हमें KSP दिया हुआ है 10 की पावर -72 दिया हुआ है। ठीक, 10 की पावर -72 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर -72 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 की पावर -72 आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर -72/5 आप इसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, इसे आप अप्रॉक्सीमेटली 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई खास ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आ जाने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि 10 की पावर में इतना अंतर है ना। आप देखो ना कि ऑप्शन में देखो, ये 10 की पावर -37 है, 10 की पावर -16 है, 10 की पावर -72 है, 10 की पावर -18 है। तो 10 की पावर में इतना अंतर है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे 108 को अगर 100 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो अगर मैं इसको 100 भी लिख देता हूँ, यानी कि इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -72 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर में 1/5। तो ये कितना हो गया, अगर हम इसकी बात करें
तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी हो गई कितनी हो गई 10 की पावर माइनस 72/100 यानी कि 10 की पावर माइनस 74 रेस्ट टू द पावर में 1/5। तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं हमारी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 74/5 हो जाएगा, और 74/5 जब आप करोगे तो आ जाएगी 14.8। तो 10 की पावर माइनस 14.8 आ जाएगी। ठीक, 10 की पावर माइनस 14.8 की अगर हम बात करें तो अब तक हमारा सेकंड वाले की सबसे ज़्यादा थी, 10 की पावर माइनस 8 के ऑर्डर की थी। ये 10 की पावर माइनस 14.8 की है, यानी कि 10 की पावर रफली 10 की पावर माइनस 14 या 15 जो भी है, 10 की पावर माइनस 14 बोलो 15 बोलो, लेकिन 10 की पावर माइनस 8 से तो बहुत छोटी ही है। 10 की पावर माइनस 8 तो काफ़ी बड़ी है, ठीक, 1 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ी है। 10 की पावर माइनस अगर ये 15 है और ये 10 की पावर माइनस 8 है तो 1 करोड़ टाइम ज़्यादा बड़ी सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, नियरली रफली 1 करोड़ टाइम ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है बी वाले ऑप्शन की। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फिर बोल रहा हूँ कि इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की यहाँ नीड है ही नहीं। ठीक, तो बी वाले ऑप्शन की अभी तक सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास Ag3PO4, कैसे टूटेगा 3Ag प्लस एक्वस प्लस फॉस्फेट आयन एक्वस। इक्विलिब्रियम टाइम की बात करें तो C में से S टूटेगा, ये 3S बनेगा, ये S बनेगा, तो आपकी KSP क्या हो जाएगी 3S का होल क्यूब इंटू S रेज़ टू द पावर में 1, यानी कि आपका क्या कहलाएगा, आपका ये हो जाएगा 27 S रेज़ टू द पावर में इसका 4 हो जाएगा। ठीक, 27 S रेज़ टू द पावर में 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 है। KSP क्या हो जाएगा Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो कि क्या होता है 3S का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 27S क्यूब, और मल्टीप्लाई में फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम S रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि 27S क्यूब इंटू S की पावर 1, यानी कि 27S की पावर 4 आपका KSP आ जाएगा। तो आपका सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी KSP/27, और इसकी रेज़ टू द पावर में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। KSP अपने को गिवन है कितनी 1.82 10 की पावर माइनस 18, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 18 आपको गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो अगर हम इसे थोड़ा सा तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 18/27। ठीक, ये नीचे आ जाएगा 10। ठीक, 1.8 का आप ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आपका नीचे चले जाएगा, इंटू क्या होगा 10 की पावर माइनस 18 होगा। ठीक, ये 0 आपका ऊपर चला गया तो 10 की पावर माइनस 19 हो गया। अब देखो मैं क्या करूँ, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 180 बन गया, और 10 की पावर माइनस 19/10 10 की पावर माइनस 20 बन गया। इसे मैं 9 से भी काट सकता हूँ 9 से, 9 20 ज़ा 180 होता है और 9 3 ज़ा 27 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 20/3 लिख सकता हूँ। ठीक, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 20/3 इंटू 10 की पावर माइनस 20 का होल पावर 1/4। तो अगर मैं बात करूँ तो सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो ये कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 20/4, तो 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब मैं 20/3 की बात करूँ तो ये रफली कितना 6.67 होता है। ठीक है, 6.67 होता है, तो 6.67 होगा तो आपका इसका क्या करना है, इसकी रेज़ टू द पावर में 1/4 है, इसके रेज़ टू द पावर में 1/4 है। तो आपका ये क्या होगा, कुछ भी होगा, ये रफली आपका कितना, आपका एक तरीके से आपको क्या करना है 20/3 का 2 बार स्क्वायर रूट लेना है भाई, बेसिकली हाफ इंटू हाफ, मतलब ऐसे में लिख सकता हूँ कि 20/3 का स्क्वायर रूट ले लो और फिर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लो, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4 लिख सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को 20/3 रेज़ टू द पावर 1/4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 20/3 यानी कि 6.67 का आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर मैं बात करूँ तो 6.67 का स्क्वायर रूट आपका किसके बीच में लाई करेगा, इसका स्क्वायर रूट की बात करें तो देखो आपको पता है कि रूट 9 होता है 3, रूट 4 होता है 2। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.67
रफली 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक, 2 पॉइंट समथिंग होगा। और अब आपको इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो ठीक है, फिर से समझो 6.67 का स्क्वायर रूट कितना, इस 2 और 3 के बीच में लाया करेगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब आपको इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो जब आपको इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, सबको मिटा देता हूँ, तो 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट कितना होगा। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1.414 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट भी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5 इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो देयरफॉर यहाँ की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको मैंने किस तरीके से करा है। देखो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ये लिखनी आनी चाहिए जिससे कि आप सॉल्व कर पाओ थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने कुछ नहीं करा, 20/3 6.67 होता है, इसकी रेज़ टू द पावर में 1/4 था, मैंने इसको 1/2 कर दिया और इसकी पावर में 1/2 डाल दिया, यानी कि 6.67 का स्क्वायर रूट लेंगे, देन उसका जो नंबर, देन रिजल्टेंट जो नंबर आएगा, देन अगेन उसका स्क्वायर रूट लेंगे, फाइनली आपका 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दिया कि किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -5। तो अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो 10 की पावर -19 तो बहुत छोटा है, ठीक है, 10 की पावर -8 भी छोटा है, 10 की पावर -14.8 भी छोटा है, सबसे बड़ा तो आपका 10 की पावर -5 वाला ही ऑर्डर का है। तो आपने एग्जैक्ट सॉल्व भी नहीं करा, आपका मोस्ट सॉल्यूबल भी आ गया, जो कि ऑप्शन डी है। तो बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हालांकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वो निकालने लगते हैं कि एग्जैक्ट हमें आंसर चाहिए, लेकिन ध्यान से समझोगे तो एग्जैक्ट तक जाने की नीड ही नहीं है। आप खाली अप्रॉक्सीमेट करके भी आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, और यही चीज़ आपको सीखनी है। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को मार्क करना, और फिर फर्दर एक बार अपने जो भी टेस्ट से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना। तो देवियों और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl KSP 1.8 into 10⁻⁻10 will only occur with option A 10⁻⁻4 molar each of Ag plus and Cl minus, option B 10⁻⁻5 molar Ag plus and 10⁻⁻5 molar Cl minus, option C 10⁻⁻6 molar Ag plus and 10⁻⁻6 molar Cl minus, or is it option D 10⁻10 molar Ag plus and 10⁻10 molar Cl minus। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बन गया? नहीं बना? कोई बात नहीं, ठीक, बन गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया बात है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, पूछ रहा है कि जब आपने फॉलोइंग सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करा, यानी कि 10 की पावर -4 मोलर Ag प्लस का भी सपोज 1 लीटर लिया, और 10 की पावर -4 मोलर Cl माइनस का भी 1 लीटर लिया, अब इनको मिक्स कर दिया, तो इन चारों में से कौन से केस में AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको पहले तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन पता होनी चाहिए कि सपोज AB टाइप का सॉल्ट है, रिवर्सिबली टूटता है, A+ एक्वस देता है, B- एक्वस देता है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कह देते हैं अपन, KSP कह देते हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर हम KSP टाइप का ये एक्सप्रेशन निकालें, जैसे कि A+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय B- की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन ले किसी भी टाइम पे ले रहे हैं, एट एनी टाइम t ले रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसके रिजल्टेंट को आप KSP बोलोगे नहीं, इसके रिजल्टेंट को आप Q बोलोगे। अगर ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम वाली लोगे तब इसके रिजल्टेंट को आप KSP बोल दोगे, लेकिन अगर ये कोई भी आर्बिट्री टाइम है तो आप इस एक्सप्रेशन के रिजल्टेंट को आप KSP ना बोल के Q बोलोगे, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते थे, सिमिलर वैसी ही बात है। तो Q अगर लेस देन KSP होगा तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी, सोल्यूशन में आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, फ्री आयंस, और सोल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा, आपका कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर Q KSP के बराबर है, मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम टाइम वाली है, यानी कि जिस टाइम पे आपने इस एक्सप्रेशन को लिया वो टाइम कौन सा है, इक्विलिब्रियम टाइम वाला है, मतलब Q KSP के बराबर है, इक्विलिब्रियम टाइम वाला है, यानी कि इक्विलिब्रियम अभी प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अभी इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। तो सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, लेकिन कोई भी प्रेसिपिटेट अब भी नहीं मिलेगा, जस्ट रेडी टू PPT आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाते ही साथ ही आपको प्रेसिपिटेट मिलना चालू हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने एक भी पार्टिकल डाल दिया तो आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मतलब बस प्रेसिपिटेट बनने वाला, थोड़ी सी बस कंसंट्रेशन बढ़ाने की देर है, आपको प्रेसिपिटेशन
मिल जाएगा तुरंत। अगर Q लेकिन ग्रेटर देन KSP हो गया तो आपको ऑलरेडी प्रेसिपिटेट मिलेगा, आपको प्रेसिपिटेशन इस केस में मिलेगा जब Q ग्रेटर देन KSP होगा, क्योंकि रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी, आपके फ्री आयंस ना प्रेजेंट होकर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में आपका सॉल्ट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन आपका ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या था कि इनमें से किस केस में AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, तो प्रेसिपिटेशन के लिए Q आपका ग्रेटर देन KSP होना चाहिए, यानी कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 C मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये आपका KSP से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका प्रेसिपिटेशन होगा। अब एक बात जो बहुत ध्यान रखने की है, बिल्कुल मत भूलना उसे, कि Ag प्लस और Cl माइनस की जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ये आफ्टर मिक्सिंग लेते हैं, ना कि बिफोर मिक्सिंग। तो अगर आप बिफोर मिक्सिंग ले लोगे तो आप क्या ले लोगे कि आप यही वैल्यूज़ एज इट इज़ डाल दोगे। जो बच्चा जल्दबाजी करेगा वो 10 की पावर माइनस 4 मोलर इसे डाल देगा, 10 की पावर माइनस 4 मोलर इसे डाल देगा, Q 10 की पावर माइनस 8 निकाल देगा। सिमिलरली ऑप्शन बी में 10 की पावर माइनस 5 10 की पावर माइनस 5 डाल देगा और Q निकाल देगा 10 की पावर माइनस 10, जो कि ये एकदम गलत है। इसको मैं अच्छे से बड़े उससे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये चीज़ एकदम गलत है, ठीक, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग की और आप यहाँ पे बिफोर मिक्सिंग की कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आपका मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ Ag प्लस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। बेसिक सिंपल है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इनिशियल मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस इंटू वॉल्यूम करके क्या आ जाएगा, आपके मोल्स ऑफ Ag प्लस आ जाएंगे और अपॉन में टोटल वॉल्यूम। सपोज V लीटर आपने दोनों के मिलाएं, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिलाने को बोल रहा है, तो V लीटर Ag प्लस लिया और V लीटर Cl माइनस वाला लिया, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या आ गया, V करके आपका मोल्स ऑफ Ag प्लस आ गए, और टोटल वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम के लिए आपने वॉल्यूम ऑफ Ag प्लस जो कि V लिया था और वॉल्यूम ऑफ Cl माइनस जो कि अगेन V था, तो उन दोनों को ऐड करके आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस बाय 2 करके आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी Ag प्लस की। यानी कि जब भी आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। बात तो अपने को पता भी थी, हमने प्रूफ भी कर ली एक बार और, ठीक है। तो बेसिक भी आप सीधा आधा भी लिख सकते थे, आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको सीधा डायरेक्टली आधा ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हो। सिमिलरली Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, वो आधी हो जाएगी अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आफ्टर मिक्सिंग वाली कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग की, ठीक है। जो भी बातें चल रही हैं ये सारी हमारी आफ्टर मिक्सिंग की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो अब आप Q निकालोगे अलग अलग केसेस में, तो क्या होगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले में 10 की पावर माइनस 4 मोलर है, तो 10 की पावर माइनस 4 की जगह 10 की पावर माइनस 4 बाय 2 लोगे, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 4 की जगह 10 की पावर माइनस 4 बाय 2 लोगे। तो अब आपका Q क्या होगा, 10 की पावर माइनस 4 बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बाय 2, यानी कि 10 की पावर माइनस 4 बाय 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा, 10 की पावर माइनस 8 इंटू 1/4 यानी कि 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 8। सिमिलरली आप अलग अलग Q निकाल सकते हो, वैल्यू बस आपको अलग अलग पुट करनी पड़ेंगी, आपको इन मोलैरिटी का आधा करना पड़ेगा। एक मैं बताया था, और 10 की पावर माइनस 5 बाय 2 हो जाएगा Ag प्लस की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइनल, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर माइनस 5 बाय 2 हो जाएगी, ठीक। तो 10 की पावर माइनस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा Q, जो कि आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1/4 यानी कि 0.25 आपका आ जाएगा, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि किस केस में Q आपका ग्रेटर देन KSP आ रहा है, तो पहले ही केस में आ रहा है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 8 इंटू 0.25 आपका बड़ा ही होगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से। 0.25 1.8 से तो छोटा है, लेकिन इसके आगे 10 की पावर माइनस 10 है और इसके आगे 10 की पावर माइनस 8 है, तो यही का यहाँ पे अंतर आ रहा है। चाहो तो इसे एनालाइज करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो ये सेम ऑर्डर के हो जाएंगे फिर। तो 1.8 और 2.5 में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये 10 की पावर माइनस 9 है, 10 की पावर माइनस 10 है, तो 10 की पावर माइनस 9 वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू 10 की पावर माइनस 10। तो ये आपका सही है, क्योंकि Q ग्रेटर देन KSP जिसमें है उस केस में आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। बाकी सभी केसेस में आपका Q जो है वो लेस देन KSP ही आएगा। अगर आप इससे करते तो, अगर आपने लेकिन बिफोर मिक्सिंग वाली भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इस केस में ले लेते तो इस केस में आपका आंसर गलत नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि किसी केस में आपका आंसर गलत आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हो सकता है आप बच गए हो, लेकिन
ध्यान रखो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसमें लेते हुए कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग वाली लेते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने कई नई सारी चीज़ें देखी होंगी। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कौन बनेगा IITN में। बहुत बहुत धन्यवाद।